हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं के लिए जो त्रैमासिक परीक्षा हो रही है उसके विज्ञान विषय के पेपर के जो प्रश्न बैंक गवर्नमेंट द्वारा तैयार की गई है उसके जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से लगाएंगे। और पेपर देने से पहले आप एक बार इसको लगा के जाइएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका जो पेपर रहेगा मोस्टली इसी ब्लूप्रिंट पे आधारित रहेगा। चैप्टर फर्स्ट से अपन एमसीक्यू करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पार्ट से 4 अंक के सही विकल्प पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर से आपके 4 आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, सही विकल्प। चलिए लगाते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? आपने 9th क्लास में ही भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन पढ़ा है। तो इसमें आप देखें कि भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है। इसमें से आपको दिख रहा है उबलते पानी से जलवाष्प बनना, और जलवाष्प बन रही है फिर ठंडा होकर के पानी बन सकता है। नेक्स्ट है एलपीजी का दहन, जो घर में सिलेंडर हम यूज करते हैं रसोई घर में, उसका दहन होना, उस गैस का। बर्फ का पिघलकर जल बनना, नमक का पानी में घुलना। तो इसमें हमें एक ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एलपीजी का दहन। स्टूडेंट, जब सिलेंडर की जो गैस खत्म हो जाती है तो वो दोबारा से क्या नहीं हो सकती, रिवर्सिबल नहीं हो सकती, उसको वो अपने आप नहीं भर सकती, या वो अपनी स्टेट में दोबारा से नहीं आ सकती। इसीलिए हम कहते हैं कि ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट इसमें है, जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, आपको बताया गया है कि ऊष्मा का अवशोषण जिस भी अभिक्रिया में हो उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं हम उसके। और जिसमें क्षेपण होता है यानी बाहर निकलती है उसको ऊष्मा क्षेपी कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है लौह पदार्थों में जंग लगना, यानी लोहे में जंग लगना, भोजन का पकना, कागज का जलना। ये तीनों ही ऑप्शन कैसी हैं, परमानेंट चेंज वाले हैं, या कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन वाले हैं। और रासायनिक परिवर्तन को ही अपन कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पर जो बर्फ का पिघलना है वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अभिकारक या रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और जो बनते हैं उन्हें उत्पाद बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं। आप याद रखना कि जब भी कोई भोज्य पदार्थ यानी तेली पदार्थ अगर खराब हो रहा है, उसका स्वाद और रंग बदल रहा है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, विकृत गंधता कहते हैं, हम रेंसिडिटी बोलते हैं। और जब भी कोई मेटल खराब हो रही है, धातुएं खराब हो रही हैं, तो समझ लेना उसको हम संक्षारण कहते हैं या जंग लगना कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, इक्वेशन दी गई है, समीकरण दिया है यहाँ पे कि फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम मिलकर के क्या बना रहे हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया है ये बताना है हमें। तो पहचानने के लिए आपको याद रखना है, देखो संयोजन अभिक्रिया में आपको क्या याद रखना पड़ता है, दो अभिकारक होते हैं, कोई एक उत्पाद होता है। तो ये हो ही नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि दोनों तरफ डबल डबल आपको दिए गए हैं, दो उत्पाद हैं, दो अभिकारक हैं। अब आता है वियोजन। वियोजन में आपने पढ़ा होगा कि एक कोई अभिकारक होता है और दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है। तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो दो ऑप्शन खत्म हो गए। अब आता है द्विविस्थापन। तो द्विविस्थापन में आपने क्या पढ़ा है कि यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं, उसको पहचानने के लिए अभिकारक पक्ष में दो सूत्र होने चाहिए। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, एक सूत्र और एक संकेत देखने को मिल रहा है। जहां पर एक सूत्र और एक संकेत देखने को मिले उसे समझ लेना विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, वहां पर ये एकल विस्थापन हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है। सुनार जो होता है गोल्ड स्मिथ, वो सोना और प्लेटिनम या कह सकते हैं ज्वेलरी को गलाने के लिए किस केमिकल का यूज करता है। तो उसका नाम है एक्वारेजिया या अम्लराज। ठीक है, जो 3:1 में मिलाया जाता है, जिसमें यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ये दोनों मिक्स किए जाते हैं। भले ही यहाँ पे ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे जो मेन ऑप्शन है एक्वारेजिया, इसको हम टिक करेंगे, ये सही है हमारा। निम्न में से नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है।
रंग में परिवर्तन हो रहा है तो कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया है। गैस निकल रही है, उत्सर्जित हो रही है, तो भी हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ताप में परिवर्तन हो रहा है तब भी हम कहेंगे। लेकिन जो आकार में परिवर्तन है वो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता नहीं है। तो ये आपका ये वाला आंसर सही है इसका। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की है। कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स हम कह सकते हैं चूना, जैसे उसका चूना होता है, सामान्य भाषा में इसे हम कलई भी कहते हैं गांव की भाषा में। तो उसमें जैसे ही हम पानी मिलाते हैं तो क्या होता है, हीट निकलती, ऊष्मा, गर्मी निकलती है। अब मैंने अभी बताया था आपको कि जिस क्रिया में ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है उसे हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, यदि मैग्नीशियम रेवन को वायु में दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लौ उत्पन्न होती है एवं यह चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह चूर्ण रासायनिक रूप से क्या है, मतलब क्या बोला जा रहा है, अगर कोई मैग्नीशियम का टुकड़ा वायु में जलाया जा रहा है तो वो राख बन रहा है, और उस राख को हम क्या बोलेंगे, आपको पढ़ना है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड सही है। संतुलित करना है तो संतुलित भी कर सकते हैं हम इसको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसका, किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को हमेशा समीकरण की किस ओर लिखा जाता है। अभिकारक जब भी देखेंगे आप एरो के लेफ्ट हैंड साइड में यानी बाईं तरफ देखने को मिलेंगे, वहीं उत्पाद हमको दाईं तरफ देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, लोहे की वस्तुओं को डॉट डॉट से बचाने के लिए उस पर पेंट किया जा रहा है, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। मैंने अभी बताया आपको, अगर कोई धातु खराब हो रही है, यहाँ पे पेंट ही तो कर रहे हैं किसके लिए, उसे बचाने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण या कोरोशन बोला जाता है। अब आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो ये आप कर लेंगे, लिखाए हुए हैं आपको, या कहीं से भी आप सर्च कर लीजिएगा। वैसे आपको टीचर ने प्रोवाइड कराई दिए होंगे, मैंने भी जहाँ तक है बच्चों को करा दिए हैं ये। चलिए चैप्टर 5 जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस से अपन कवर करने वाले हैं। ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पार्ट से कितने 2 अंक के सही विकल्प पूछने वाले हैं, तो चलिए सही विकल्प अपन कवर करते हैं पूरे। क्वेश्चन है इसमें पहला कि भोजन नलिका या आहार नलिका ऐसा कौन सा भाग है जो यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है। तो पित्तरस की जरूरत कब पड़ती है, जब आमाशय से भोजन छोटी आंत्र में जाता है, तो छोटी आंत्र का जो ऊपरी शिरा है वहां पे जाकर के इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि जो पित्तरस होता है वो आमाशय से आए भोजन को क्या करता है, क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, जिससे वसा का पाचन शुरुआत होता है, या कह सकते हैं वसा का वायसीकरण होता है। नेक्स्ट है इसमें, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी प्राय क्रिकेट खिलाड़ियों के पैरों में जकड़न का कारण बनती है, इसका क्या रीजन है, इसका क्या कारण है। तो पायरुवेट का एथेनॉल में परिवर्तन ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये कुछ की जीवों में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी वाला ऑप्शन है। तो ऑक्सीजन की कमी में आपको पढ़ाया गया है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण 3 कंडीशन में बताया था आपको। ग्लूकोज पहले कोशिका द्रव्य में जाकर के पायरुवेट में टूटता है, और पायरुवेट फिर 3 स्थितियों में अलग अलग ऊर्जा देता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी वाला आ रहा है, तो ऑक्सीजन की कमी में देखो पायरुवेट ग्लूकोज में बदलता है, ये हो नहीं सकता। ग्लूकोज का पायरुवेट में परिवर्तन नहीं होता है, ये भी ऑप्शन नहीं है। ये हो सकता है पायरुवेट का एंजाइम में परिवर्तन, मतलब अपन कह सकते हैं कि क्रिकेट खिलाड़ियों के पैरों में अगर जकड़न हो रही है तो वो लैक्टिक अम्ल के बढ़ने के कारण हो रही है, उसे थकान महसूस हो रही है। अगला है, भोजन के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण किस भाग से होता है। हमारे पाचन तंत्र में HCl का स्राव किस भाग से होता है, तो वो हमारे पेट या अमाशय से होता है, जो जो मुखवास से आए भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, जिसकी सहायता से फिर प्रोटीन का पाचन शुरुआत होती है। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए प्रयुक्त जैव उत्प्रेरक कौन सी हैं। तो यहाँ पे आपने पढ़ा है कि जो भी भोजन जटिल रूप में होता है उसे सरल रूप में तोड़ दिया जाता है, किसकी उपस्थिति में, पाचक एंजाइम या पाचक रस की उपस्थिति में। तो एंजाइम इसका आंसर है। पर्ण रंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया, यानी स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया किस पर डिपेंड करती है, गाढ़ कोशिका में जल की मात्रा, यानी जो द्वार कोशिकाओं के
ऊपर डिपेंड करता है कि स्टोमेटा खुलना है कब बंद होना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, निम्न में से क्या प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है। तो चलिए अपन देखते हैं। क्लोरोफिल द्वारा ऊर्जा का अवशोषण होता है, हाँ होता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, हाँ बदला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है, हाँ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता, ऑक्सीजन निकलती है। तो ये आंसर अपना सही है, प्रकाश संश्लेषण में ये नहीं होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, क्या जरूरी नहीं है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, पानी भी जरूरी है, सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है। अब जरूरी क्या नहीं है, ऑक्सीजन जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बाद देता है। चलिए नेक्स्ट है इसमें, पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छिद्र होते हैं, क्या बोला जाता है उनको, स्टोमेटा या रंध्र बोला जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है। जो अधिकतर ऑप्शन आएगा वो पत्ती ही है, लेकिन कभी कभार या कह सकते हैं पतझड़ के मौसम में तना वाला जो हरा भाग होता है वो पौधा वो खाना बनाता है, लेकिन ज्यादातर हम क्या लगाएंगे, पत्ती या लीव्स ही लगाएंगे। चलिए अगला है इसमें, आहार नली यानी आपका जो पाचन तंत्र है उसमें क्या पूछा जा रहा है, वह भाग जहां पर कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, ऐसा कोई अंग है जहां पर पाचन नहीं होता। तो आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, कृषिका में क्या होता है, कृषिका में भोजन को मुखद्वार से पचने के बाद नीचे पहुंचाया जाता है क्रमाकुंचन गति द्वारा, यहाँ पर पाचन नहीं होता है। मुखद्वार में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरुआत होती है, अमाशय में भी शुरुआत होती है, छोटी आंत में जाकर के संपूर्ण भोजन का पाचन हो जाता है। तो ग्रशिका वाला जो भाग है वो सही है, यहाँ पर कोई भी भोजन का पाचन नहीं होता, यहाँ पर भोजन को क्रमाकुंचन गति द्वारा अमाशय में धकेला जाता है। अमाशय में पाए जाते हैं, अमाशय में क्या पाया जाता है, HCl पढ़ा अपन ने अभी, पाया जाता है। श्लेष्मा म्यूकस भी होता है, प्रोटीन पाचक एंजाइम भी होते हैं प्रोटीन को पचाने के लिए। तो यहाँ पे सही आंसर अपना क्या है, उपरोक्त सभी, ये सही आंसर है। नेक्स्ट है, आहार नली का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है। आपको पढ़ाया गया है कि जो हमारी आहार नली होती है वो सामान्यतः कितनी बड़ी होती है, 9 से 10 मीटर की होती है। अब इसमें भी हम बात करेंगे, जो सबसे बड़ा भाग है छोटी आंत्र, वो सबसे लंबा भाग होता है, जो कितना बड़ा, लगभग 6.5 मीटर, 18 से 19 फीट का भाग होता है, जो फोल्डेड किए हुए हमारे अंदर मौजूद होता है। तो इसमें सबसे बड़ा भाग कौन सा हो गया, आहार नाल में छोटी आंत्र होता है। चलिए नेक्स्ट है, इस पार्ट से 3 अंक के अतिरिक्त प्रश्न रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। तो रिक्त स्थान लगाएंगे हम, 3 नंबर के आएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, अमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम बताइए। विकर का मीन्स है एंजाइम। तो अमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम क्या है, पेप्सिन है, ठीक है। वहीं अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक का नाम, अग्नाशय से प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा निकलता है, ट्रिप्सिन निकलता है। नेक्स्ट क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन डॉट डॉट में होता है। तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा भी मैंने बताया, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा भी बोल सकते हैं, भोजन बोल सकते हैं डायरेक्ट। तो भोजन का संपूर्ण पाचन जो होता है वो छोटी आंत्र में होता है। अग्नाशय से निकलने वाले वसा के पाचन के लिए जो एंजाइम स्रावित होता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है लाइपेज एंजाइम। श्वसन प्रक्रिया के दौरान, अगला है, श्वसन प्रक्रिया के दौरान निकलने वाली डॉट डॉट गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो इसका ऑप्शन क्या है, CO2 है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आता है नेक्स्ट, पाइरुविक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है 3। वहीं कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन डॉट डॉट में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और वो किस किस में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में।
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिखा जाएगा, ठीक है, CO2 प्लस H2। ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन क्या कहलाता है? ग्लूकोज अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडित हो रहा है तो उसे कहा जाता है वायवी श्वसन, या कह सकते हैं ऑक्सी श्वसन। पायरुवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटन होने पर अंतिम उत्पाद क्या होता है? यहाँ पर जो पायरुवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विखंडन होने पर या विघटन होने पर अंतिम उत्पाद जो बनता है वो CO2 और एल्कोहल होता है। यहाँ पर वाटर लिख गया है, या तो मिस्टेक आपको यहाँ है कि उपस्थिति लिखना है, अगर अनुपस्थिति लिखा है तो यहाँ पर हम चेंज कर देंगे इसे, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर CO2 हो जाएगा, एल्कोहल प्लस CO2। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में डॉट डॉट गैस मुक्त होती है। आपको बताया है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। पादपों में भोजन का संवहन, पादपों में भोजन को कौन लेके जाता है, फ्लोएम ऊतक लेके जाता है। जलीय जीव श्वसन के लिए डॉट डॉट ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, तो जो घुलित ऑक्सीजन होती है उसका यूज करते हैं, वो मतलब कह सकते हैं पानी में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मनुष्य के शरीर में डॉट डॉट गैसों के विनिमय हेतु सतह उपलब्ध कराती है, तो आपको पढ़ाया गया है, कूपिकाएं या कह सकते हैं एल्वेलाई बोलते हैं इसको अपन। नेक्स्ट है, मानव शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए डॉट डॉट उत्तरदायी होता है, कौन होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो रक्त के द्वारा, हीमोग्लोबिन जो हमारे रक्त में होता है वो ऑक्सीजन को हमारे प्रत्येक अंग, कोशिका, ऊतक तक पहुंचाने का काम करता है। चलिए यहाँ पे हो चुका है, अब अपन नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं। चैप्टर 6 है, इसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। यहाँ से भी आपको 2 अंक के रिक्त स्थान पूछने जाने हैं, तो दो अंक वाले कर लेते हैं अपन। कपाल तंत्र का और मेरु तंत्र का, इन दोनों से मिलकर के कौन से तंत्र का निर्माण होता है, तो पेरिफेरल नर्व सिस्टम कह सकते हैं, या कह सकते हैं परिधीय तंत्र का निर्माण होता है। तंत्र की प्रमुख इकाई डॉट डॉट होती है, तो तंत्र की प्रमुख इकाई होती है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। अगला है इसमें, मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र क्या होता है? मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया को कौन कंट्रोल करता है, कौन नियंत्रित करता है, मेरुरज्जु करता है। वहीं ऐच्छिक क्रियाओं को हमारा अग्र मस्तिष्क करता है, और अनैच्छिक क्रियाओं को हमारा जो पश्च मस्तिष्क में मेडुला ऑब्लिंगेटा है वो करता है। मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग कौन सा होता है, हमारा अग्र मस्तिष्क होता है। अगला है, मटर के पौधे में तंतु की वृद्धि का कारण क्या है? मटर के पौधे में तंतु की वृद्धि का कारण है स्पर्शानुवर्तन। जैसे आपने प्रकाशानुवर्तन पढ़ा है, तने का प्रकाश की ओर गति करना, ऐसे ही आपने पढ़ा होगा जलानुवर्तन की जड़ें जल की ओर वृद्धि करती हैं। ऐसे ही तंतु जो है उसकी वृद्धि किसकी वजह से हो रही है, स्पर्शानुवर्तन, यानी अपन टेंड्रिल बोलते हैं, पतान बोल सकते हैं। वो जिधर भी उसे सहारा दिखेगा उधर वो स्प्रिंग की तरह लिपट जाता है। इसको अपन थिग्मोट्रोपिज्म बोलते हैं। पराग नलिका की अंडाणु की ओर वृद्धि, ये यहाँ पर रसायनानुवर्तन बोलेंगे, इसको कीमोट्रोपिज्म बोल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव मुख्यतः कहाँ से होता है? वृषण से होता है, जो नर का मुख्य जननांग वाला भाग होता है। अब इसमें से 4 अंक के एक वाक्य पूछने वाले हैं, तो एक वाक्य लगा लीजिएगा। मस्तिष्क में, मनुष्य में जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर के कौन सा तंत्र बनाते हैं? आपने पढ़ा होगा हमारे तंत्र के बारे में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मस्तिष्क और हमारा जो मेरुरज्जु जो रीढ़ की हड्डी है वो मिलकर के केंद्रीय तंत्र बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सुनने, देखने और सूंघने के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होते हैं? तो अग्र मस्तिष्क में होते हैं। प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं को ग्रहण करने वाली तंत्रिका क्या कहलाती है? जो ग्रहण करती हैं उनको हम संवेदी तंत्रिका बोलते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य में वमन मतलब उल्टी तथा रक्तदाब ब्लड प्रेशर का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? हमारा जो पश्च मस्तिष्क है उसमें मेडुला ऑब्लिंगेटा, यानी ये दोनों क्रियाएं, उल्टी चाहे हो रक्तदाब, ये दोनों ही कैसी है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं, अचानक से कभी भी आती हैं। मतलब हमारे अचानक से तो नहीं कहेंगे, अचानक से अगर होता है ज्यादा ही फास्ट तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं बोलते हैं। लेकिन ये उल्टी आ रही है लेकिन धीरे धीरे आती है,
और इस पर हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता है, हम चाहकर भी नहीं रोक पाते हैं, इसीलिए इनको अनैच्छिक क्रियाएं बोला जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर भी है, कम ज़्यादा होना, हम अपनी इच्छानुसार इसको कम ज़्यादा नहीं कर पाते, इसीलिए इनको अनैच्छिक क्रियाएं बोला जाता है। और उन अनैच्छिक क्रियाओं का जो केंद्रक होता है, या कह सकते हैं केंद्र भाग, केंद्रक तो नहीं, केंद्र भाग, वो कौन सा होता है? मेडुला ओब्लिंगेटा बोलते हैं उसको, या अपन पश्च मस्तिष्क भी बोल सकते हैं। अग्नाशय से किस हार्मोन का श्रावण होता है? तो अग्नाशय से आपने पढ़ा है इंसुलिन का इसमें ज़्यादा नाम आता है, वैसे ग्लूकागोन भी होता है, सोमेटोस्टेनिन भी होता है। यहाँ पे इंसुलिन नाम लेना है अपन को, ठीक है, यहाँ पे इंसुलिन लिखना है अपन को। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपने पढ़ा है ग्वाइटर या घेंगा रोग, जिसमें थायराइड ग्लैंड है वो क्या होती है, सूज जाती है, स्वेलन हो जाती है उसमें, जिसकी वजह से गर्दन लटक जाती है। अगला है किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो आपको अभी बताया है, मधुमेह को नियंत्रित करने वाला एक ही हार्मोन है, क्या नाम है उसका? इंसुलिन। कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन। इसीलिए क्वेश्चन भी आता है कि जो मधुमेह के रोगी होते हैं उनको इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है? तो मधुमेह को नियंत्रित रखने के लिए। मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? तो वो है अग्र मस्तिष्क। अगला है मनुष्य में स्रावित होने वाले पुरुष हार्मोन का नाम बताओ। तो पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो किसके द्वारा स्रावित होता है? वृषण के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट है मास्टर ग्रंथि के नाम से किस अंतःस्रावी ग्रंथि को जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं हम पीयूष ग्रंथि को, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। नेक्स्ट है लार आना, उल्टी आना, रक्तचाप आदि अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती हैं? अभी हमने पढ़ा था, क्या नाम है उसका? मेडुला ओब्लिंगेटा। मेडुला भी लिख सकते हैं अकेला। न्यूरॉन किसे कहते हैं? न्यूरॉन तंत्र की आधारी इकाई होती है। लिख के आ सकते हैं हम इतना। अब यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन है, तो इनको लगा लीजिएगा आप, 3 नंबर वाले भी हैं कुछ। चलिए अब अपन फिजिक्स का जो चैप्टर है प्रकाश, जिसमें अपन परावर्तन एवं अपवर्तन पढ़ते हैं, उसमें से आपको पूछा जा रहा है, खाली स्थान में 1 अंक आएगा इसमें, तो लगा लीजिएगा इसको भी। सुने, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है, आपने पढ़ा होगा। जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है तो यह डॉट डॉट से दूर हट जाती है। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो अविलंब बताया जाता है। अविलंब से या तो दूर हटेगी प्रकाश किरण, या फिर वो अविलंब की ओर झुकेगी। तो यहाँ पर सघन से विरल की ओर है, तो अविलंब से दूर हट रही है। डॉट डॉट दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है, तो यहाँ पे अपन आंसर लिखेंगे अवतल दर्पण। ओके, नेक्स्ट है वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन कितना होना चाहिए? आवर्धन अगर 1 है तो मैं आपको बता दूं, आवर्धन अगर 1 है तो प्रतिबिंब समान बनता है, 1 से अधिक है तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, और अगर 1 से कम है तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा और पूरा दिख जाएगा। तो यहाँ पीछे के वाहनों को पूरा ही तो देखना है, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो छोटा बनेगा और बड़ी एरिया को दिखाएगा, इसीलिए यहाँ पे बोलेंगे कि आवर्धन 1 से कम होता है। डॉट डॉट लेंस सदैव छोटा, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो यहाँ पे अभी अवतल लेंस ही लेंगे हमने। प्रकाश का किसी चमकदार सतह से टकरा के उसी माध्यम में वापस लौटना पढ़ा होगा आपने, क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट है डॉट डॉट की दिशा में आपतित किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो आंसर अपन को लिखना है फोकस। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल दर्पण हमेशा आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अगला है सघन माध्यम में प्रकाश की चाल, वायरल की जगह यहाँ पर विरल होना चाहिए। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की तुलना में क्या होती है? कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें यहाँ से आपको सत्य सत्य पूछे जाने हैं, 2 अंक ये भी हैं, चलिए सत्य सत्य लगा लेते हैं अपन। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या बोला जाता है? कोई दर्पण है गोली दर्पण, और जो परावर्तक पृष्ठ है उसका केंद्र वाले भाग को क्या बोलते हैं हम? उसको हम ध्रुव बोलते हैं।
तो यहाँ पर वक्रता केंद्र लिखा है तो ये असत्य है। वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण उत्तल दर्पण के बने होते हैं, ये सही है। जहाँ पे मैं क्रॉस लगा रहा हूँ वहाँ पे आप असत्य लिखेंगे और जहाँ मैं राइट लगा रहा हूँ वहाँ आप सत्य लिखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे क्रॉस और राइट मत लगा के आना। अगला है वायु का अपवर्तनांक हीरे के अपवर्तनांक से अधिक होता है, असत्य है। नेक्स्ट है गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता केंद्र की दुगनी होती है, नहीं होती है, असत्य है, आधी होती है। उत्तल दर्पण परावर्तन के नियमों का पालन नहीं करता है, असत्य है। सभी दर्पण परावर्तन के नियमों का पालन करते हैं। आभासी प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, ये भी असत्य है। चलो अगला देखते हैं अपन। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण का ध्रुव कहलाती है, नहीं कहलाती है, वो त्रिज्या ही कहलाएगी, तो ये भी असत्य है। नेक्स्ट है आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान से अधिक होता है, नहीं बराबर होता है, तो ये भी सत्य है। अपवर्तनांक दो माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात है, ये सही आंसर। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक के अनुक्रमानुपाती होती है, ये भी असत्य, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अवतल दर्पण की जो क्षमता है वो कैसी होती है, वो ऋणात्मक होती है, ये सही आंसर है। चलिए अगला क्या है इसमें, जोड़ियां, ये 3 अंक की पूछी जानी है, तो इसको भी लगा लेते हैं अपन। डायोप्टर आपने पढ़ा है, डायोप्टर क्या होता है, लेंस की क्षमता होती है। तो मैं यहाँ पर ऐसे ही जॉइंट कर देता हूँ, आप जो सही है उसका सही आंसर उसके सामने लिख के आएंगे। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस के बारे में आपने क्या पढ़ा है कि ये बीच में मोटा होता है और किनारों पे पतला होता है, तो ये वाला आंसर है इसका सही। अवतल लेंस की जो क्षमता है वो कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, तो ये सामने ही लगा दीजिए। समतल दर्पण, समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जा रहा है, चेहरा देखने के लिए, तो ये भी सामने लगा दीजिए। एक सरल रेखी पथ, यानी जो प्रकाश किरण होती है वो हमेशा एक सीधी रेखा में जाती है। परावर्तक पृष्ठ अगर गोली है तो वो क्या है, गोली दर्पण है। हो गया। चलिए अपन अगला देखते हैं इसमें। चलिए इसको भी लगा देते हैं अपन। स्नेल का नियम आपने पढ़ा होगा, अपवर्तन का ये दूसरा नियम है। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। गोली दर्पण के द्वारा क्या होता है, परावर्तन होता है, ठीक है। अब इसमें 2 अंक वाले हैं, इनको लगा लीजिएगा, 4 अंक वाले हैं, इनको भी लगा लीजिएगा। अब आता है अपना लास्ट चैप्टर हमारा पर्यावरण। इससे आपको सत्य सत्य पूछे जाने हैं, वो कितने नंबर के हैं, 4 नंबर के हैं। तो चलिए सत्यापन कंप्लीट करते हैं इसके। पहला पॉइंट इसमें दिया गया है, फलों के जो छिलके हैं, केक है या नींबू हैं, वो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो आसानी से सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित कर दिए जाते हैं, यानी उनको मिट्टी में आसानी से मिला दिया जाता है। तो यहाँ पर ये फल के छिलके, केक, नींबू, ये सब जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं, तो ये सत्य है। बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना पर्यावरण मित्र कहलाता है, तो इसको अपन सही कर देंगे क्योंकि ये पर्यावरण के लिए लाभदायक होता है, इसलिए पर्यावरण मित्र बोल रहे हैं हम। अगला है इसमें हरे पौधे प्रथम पोषी स्तर में आते हैं, हाँ प्रथम पोषी स्तर में आते हैं, सही है। सबसे बड़ा पारितंत्र महासागर का है, हाँ सबसे ज्यादा जो जीव हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, महासागर में ही, समुद्र में ही देखने को मिलते हैं हमें, तो ये भी सत्य है। अगला है ऊर्जा का प्रावरण सदैव सीधा होता है, ये भी सत्य है, ऊर्जा का प्रावरण सदैव सीधा होता है। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले रसायन CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाँ ये सही है। पारतंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है, यानी एक ही दिशा में ऊर्जा जाती है, ये भी सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, हाँ विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को ही मनाया जाता है। अगला है उत्पादक किसी पारितंत्र के घटक हैं, हाँ ये भी सही है। एक पारितंत्र में मानव सर्वाहारी है, ये भी सत्य है। विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को अपना आहार बनाता है, उसे आहार श्रृंखला कहते हैं, हाँ आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहते हैं, ये भी सत्य है। उपभोक्ता किसी पारितंत्र के जैविक घटक है, हाँ जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता, उपघटक तीनों आते हैं, ठीक है। अगला है इसमें उपभोक्ता किसी पारितंत्र के अजैविक घटक हैं, तो ये आंसर गलत है, ये वाला पॉइंट गलत है, ठीक है, क्योंकि उपभोक्ता आते हैं जैविक घटक में। सूक्ष्म जीव किसी पारितंत्र के जैविक घटक हैं, हाँ उसी में आते हैं, अपघटक अभी नाम लिया था तो सूक्ष्म जीव उसी में आ रहा है। ऊर्जा का प्रभाव प्रत्येक स्तर पर 10% होता है, सही है, यानी ऊर्जा अगले पोषक स्तर पर 10% जाती है, 90% वो जीव अपने लिए उपयोग कर लेते हैं। सबसे बड़ा पारितंत्र घास का मैदान है, यह असत्य है, अभी हमने पढ़ा सबसे बड़ा पारितंत्र कहाँ होता है, महासागर का होता है, समुद्र का होता है।
अब क्या है इसमें, सही जोड़ियां जो 3 अंक की आनी है, चलिए इनको भी लगा लेते हैं अपन। 80 डेसिबल। डेसिबल के बारे में बात करें अपन तो ध्वनि प्रदूषण को इससे लगा देंगे अपन, ध्वनि से संबंधित है। शब्द मांसाहारी होता है, वहीं SO2 अम्ल वर्षा का कारण है। ठीक है, अगला है इसमें गाय। गाय के बारे में आपने पढ़ा होगा, गाय किसमें आती है, पारतंत्र में, खाद्य श्रृंखला में, शाकाहारी में आती है। चील या गिद्ध का इसमें आता है, सर्वोच्च यानी उच्च मांसाहारी होता है या उच्च उपभोक्ता होता है। एरोसोल, CFC से लगा देंगे इसको। अगला है प्रदूषक। प्रदूषक का काम क्या होता है, प्रदूषण फैलाना होता है। कुत्ता, कुत्ते को अपन किसमें रखते हैं, सर्वोच्च मांसाहारी में रखते हैं। यहाँ पर प्रदूषक प्रदूषण से होगा और कुत्ते को हम सर्वाहारी में रखेंगे, और जो सूक्ष्म जीव होंगे जो सर्वोच्च मांसाहारी न होकर के यहाँ पर अपघटक होगा। ठीक है, अब क्या है, 2 अंक के आपको एक वाक्य भी पूछे जाने हैं, तो एक वाक्य भी लगा लीजिएगा। एक वाक्य में पहला पॉइंट क्या दिया गया, संपूर्ण विश्व में मनुष्य के क्रियाकलापों से यानी मनुष्य के द्वारा वातावरण का तापमान बढ़ने की जो घटना है उसे क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान। अगला है खाद्य जाल किसे कहते हैं, तो खाद्य जाल के बारे में आपने पढ़ा होगा, वही परिभाषा आप इसकी लिख देंगे। और अगला है पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, तो पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं भाई, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनाते हैं। जो पदार्थ अपघटित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो पदार्थ अपघटित हो जाते हैं उन्हें जैव निम्नीकरण कहते हैं, हमने सबसे पहले ही पढ़ लिया है। अगला है जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा, ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित नहीं होते, अपघटित नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं, जब अपघटित होने वाले जैव निम्नीकरण कहलाएंगे, तो बिना अपघटित होने वाले अजैव निम्नीकरण कहलाएंगे। अपशिष्ट किन्हें कहा जाता है, अपशिष्ट कहते हैं व्यर्थ पदार्थ को। नेक्स्ट है पोषण के आधार पर उपभोक्ताओं को कितने भागों में बांटा गया है, पोषण के आधार पर उपभोक्ताओं को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ओजोन परत में छिद्र सबसे पहले कहाँ देखा गया, ओजोन परत में छिद्र सबसे पहले अंटार्कटिका में देखा गया। इसके बाद आप क्वेश्चन लगा लीजिएगा, और इस तरह से अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, इस वीडियो को आप भी अपने लिए उपयोग में लाएं और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और पेपर होने से पहले एक बार ला के जाएं। जय हिंद,